हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल stud.mat। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन चैप्टर के रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन वाला पैराग्राफ। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे से मांगा था बिकॉज ये इस चैप्टर में ऐसा पैराग्राफ है जिसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ समझ में आ जाता है एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट टू बिकॉज इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड by hormonal feedback mechanisms involving the hypothalamus, JGA and to certain extent the heart। मतलब कि हम किडनीज की फंक्शनिंग के लिए अगर पूछें कि भाई कौन कौन जिम्मेदार है इसकी फंक्शनिंग के लिए, तो बेसिकली हाइपोथैलेमस, जेजीए यानी कि जस्टर ग्लोमेरुलस apparatus, और कई एक्सटेंट पे देखें अगर तो हार्ट भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखते हैं किस तरीके से इनका हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के सिस्टम रहेंगे। पहला रहेगा हमारा एडीएच वाला जो कि है हमारा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सेकंड रहेगा हमारा एल्डोस्टेरोन वाला। थर्ड रहेगा हमारा एएनएफ वाला जो कि है एट्रियल नार्कोटिक फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडीएच के बारे में। देखो, तो एडीएच के बारे में हम पढ़ने के पहले सबसे पहले ये समझेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ क्या होते हैं, ऊष्मो रिसेप्टर्स होते हैं। उन ऊष्मो रिसेप्टर्स का ये काम होता है कि अगर हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो वो उसके रिस्पॉन्स में एक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ऊष्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया। An excessive loss of blood from the body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone that is ADH or vasopressin from the neurohypophysis। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन चैप्टर था मतलब इसके आगे है उसमें हमने ये पढ़ा था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या कि अगर मान के चलो कि एक केस ऐसा है कि यहाँ पे एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो चुका है हमारा, इस केस में क्या होगा, इस केस का में ये होगा कि हमारा जो ओस्मो रिसेप्टर्स हैं अब वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को कमांड देंगे और उससे बोलेंगे कि भाई तू न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बोलो कि वो क्या रिलीज़ करेगा, वैसोप्रेसिन रिलीज़ करेगा। वैसोप्रेसिन दूसरा नाम है किस चीज़ का, एडीएच का। एडीएच क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। डाययूरेटिक मतलब क्या होता है, यूरेटिक मतलब ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, यूरिनेशन होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एंटी लगा है यानी कि उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे एडीएच को रिलीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये किसने कमांड दी थी, उस रिसेप्टर्स ने। किसको दी थी, हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस ने कहा कि भाई न्यूरो हाइपोफाइसिस तू एडीएच रिलीज कर दे। अब जैसे कि उसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के नाम से समझ में आ रहा है प्रेस हो रही है कुछ चीज़ यानी कि कंस्ट्रक्ट हो रही है। जब ये चीज़ कोई कंस्ट्रक्ट होती है तो क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। राइट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा एंड उसी के कारण GFR यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होगा हमारा वो भी बढ़ जाएगा। लेट्स सी, ADH facilitates the water reabsorption from later parts of tubule thereby preventing diuresis। मैंने बोला था ना एंटी यानी कि प्रिवेंट करना किसी चीज़ को, तो डायोरेसिस को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा ना। इसके कारण क्या होगा, एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ओस्मो रिसेप्टर्स एंड सप्रेस द ADH। ठीक है, मान के चलो कि हमारा जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसके कारण अब क्या होगा, उल्टा काम होगा। क्या कि वो ओस्मो रिसेप्टर्स को बंद कर देगा कि भाई अब ADH मत निकाल, अब क्या हो गया है, ज़्यादा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम हो गया है, अब कुछ चीज़ें यूरेट होने दे, डायूरेटिक होने दे, अब उसको प्रिवेंट मत कर दूँ। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ओस्मो रिसेप्टर्स ऑफ हो जाएंगे। उसके कारण क्या होगा, ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट। कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्यों भाई, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन इफेक्ट दिखाएगा जिसके कारण अल्टीमेटली क्या होगा, इधर पे जो हमारा ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ेगा, जिसके कारण जो यहाँ पे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होगा वो बढ़ेगा एंड उसके कारण यहाँ पे GFR बढ़ जाएगा। तो ये हमारा पहला केस हुआ, दैट वाज ऑफ ADH। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो। नेक्स्ट थिंग इज the JGA plays a complex regulatory role. A fall in glomerular blood flow or glomerular blood pressure
और GFR कैन एक्टिवेट द JG सेल्स। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेकेंड मैकेनिज्म दैट सेज अबाउट रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि हमारा जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है, GFR है या ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है, उसमें एक फॉल आ चुका है। तो क्या होता है यहाँ पे कि JG सेल्स जो होंगी वो एक्टिव हो जाएंगी। उनके एक्टिव होने से क्या होगा कि JG सेल्स अब रेनिन निकालेंगी। रेनिन का काम क्या होगा कि वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करे एंजियोटेंसिन 1 में। अगेन जो एंजियोटेंसिन 1 होगा वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन 2 होगा वो एक वैसो कंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। अगेन ये क्या करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली GFR भी बढ़ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आया कि जो हमने पहला केस पढ़ा था कि जो हमारा पहला मैकेनिज्म था दैट वाज ऑफ ADH एंड जो अभी हमने पढ़ा दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म, वो थोड़ा थोड़ा सेम ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनका मेथड अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन उनका जो टारगेट है वो सेम है। ठीक है, तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारा जो ब्लड फ्लो है, GFR है या फिर ब्लड प्रेशर है, उसको हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, द थर्ड मैकेनिज्म इज ANF दैट मीन्स यहाँ पे मान के चलो कि हमारा जो ब्लड फ्लो है वो एट्रिया कहाँ पे, हार्ट में बढ़ रहा है ब्लड फ्लो। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई ये ज़्यादा बढ़े ना, इसको कम करना है। ठीक है, तो टारगेट क्या है हमारा, उसको कम करने का। अब कम करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे जो एट्रिया ऑफ हार्ट रहता है वो यहाँ पे ANF फैक्टर को रिलीज करता है। वो ANF फैक्टर यहाँ पे वैसोडाइलेशन करवाता है। वैसोडाइलेशन का मतलब कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल अपोजिट है, एक तरीके से डायलेट करवा रहा है उसको। ठीक है, डायलेट करवाएगा तो ब्लड प्रेशर जो होगा वो अपने आप कम हो जाएगा और जो ब्लड प्रेशर होगा वो कम होगा और जो GFR है, ब्लड फ्लो है, ये सब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जो ये ANF है ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म और ADH का मैकेनिज्म दोनों पे एक दोनों के कॉन्ट्ररी यानी दोनों के अपोजिट काम कर रहा है ना। और ANF फैक्टर जो है उसमें लास्ट लाइन लिखी गई है कि इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, बिकॉज ये इसका बिल्कुल क्या कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, राइट। तो दैट्स वाई लाइन यहाँ पे लिखी गई है। बाकी उल्टा तो दोनों का ही कर रहा है, क्योंकि ये और ये दोनों ही का काम कर रहे थे, दे आर इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो, इंक्रीजिंग द GFR, इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, बट ये क्या कर रहा है, डिक्रीज करने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस वाले मैकेनिज्म को हम रास मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, रास मैकेनिज्म कहते हैं। एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया था, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 ने यहाँ पे एड्रेनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट किया था कि भाई तू एल्डोस्टेरोन निकाल, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करवाता है Na+ आयन और वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ टीबी, तो जिसके कारण यहाँ पे इंक्रीज हुआ था। दिस वॉज अ मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। ओके, क्वेश्चन इसमें आता है कि एंजियोटेंसिन 1 जो है वो किस तरीके से कन्वर्ट हुए, किसके थ्रू कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, तो उसका आंसर होता है ACE, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये जो लास्ट लाइन है इसको अगर हम थोड़ी और क्लियरली समझने की कोशिश करें तो ये है कि भाई जो रास मैकेनिज्म था उसमें ये बोल रहे हैं कि भाई तू एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, लेकिन ANF वाला जो मैकेनिज्म है उसमें ये बोलते हैं कि एब्जॉर्ब मत करो लेकिन बहने दो। ठीक है, तो ये पूरा अपना जो किडनी फंक्शन रहता है उसका रेगुलेशन होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो, अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, एंड ऐसी और जो भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।